मैं कार्तिक के अनुराग सभी बच्चों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम कक्षा 11वीं के पॉलिटिकल साइंस के चौथा चैप्टर करने जा रहे हैं, जो कि है कार्यपालिका। यह इस चैप्टर के नोट्स और महत्वपूर्ण पर्सन है। यह रिपीटेड क्वेश्चन है, 3-4 बार आ चुके हैं पेपरों में और ये इस बार भी अवश्य आएंगे। तो चलो इसके महत्वपूर्ण नोट्स और प्रश्न उत्तर को कर लेते हैं। कार्यपालिका क्या है? जो कार्यपालिका है वो क्या है? कार्यपालिका का अर्थ होता है व्यक्तियों के उस समूह से है जो कायदे कानून की संगठन को रोजाना लागू करते हैं। ठीक है, कार्यपालिका का अर्थ व्यक्तियों के उस समूह से है जो कि कायदे कानून की संगठन को रोजाना लागू करते हैं, उसे कार्यपालिका कहते हैं। प्रश्न दूसरा, कार्यपालिका के प्रमुख कार्य क्या हैं या फिर काम क्या हैं? इसको देखते हैं। कार्यपालिका के प्रमुख कार्य, पहला है कार्यपालिका सरकार का अंग है। जो कार्यपालिका है वो सरकार का अंग है जो विधायिका द्वारा स्वीकृत नीतियों और कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार है। कार्यपालिका प्रायः नीति निर्माण में भी भाग लेती है। कार्यपालिका का औपचारिक नाम अलग अलग राज्यों में भिन्न भिन्न होता है। कुछ देशों में राष्ट्रपति होता है तो कहीं चांसलर होता है। कार्यपालिका में केवल राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या मंत्री ही नहीं होते, बल्कि इसके अंदर पूरी प्रशासनिक ढांचा, सिविल सेवा के सदस्य भी आते हैं जो सरकारी नौकरी करने वाले होते हैं। छोटे छोटा कर्मचारी से लेकर बड़े से बड़े अधिकारी तक के सभी कार्यपालिका के अंग होते हैं। चलो प्रश्न तीसरा करते हैं। राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका या स्थायी कार्यपालिका किसे कहते हैं? सरकार के प्रधान या उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं। जो सरकार के प्रधान या फिर उनके मंत्रियों को राजनीतिक कार्यपालिका कहते हैं और वे सरकार की सभी नीतियों के लिए उत्तरदायी होते हैं। जो सरकार की सभी नीतियाँ होती हैं उनके लिए वो उत्तरदायी होते हैं। लेकिन जो लोग रोज़ रोज़ के प्रशासन के लिए उत्तरदायी होते हैं उन्हें स्थायी कार्यपालिका कहते हैं। जैसे पुलिस हो गई, आर्मी हो गई, डॉक्टर हो गए, ये सभी स्थायी कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। प्रश्न चौथा, कार्यपालिका कितने प्रकार की होती है? जो कार्यपालिका होती है वो कितने प्रकार की होती है? कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, ठीक है, संसदीय। सरकार के प्रमुख 2, ठीक है, सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं। सरकार को जो प्रमुख होता है उसे प्रधानमंत्री कहते हैं। वह विधायिका में बहुमत वाले दल का नेता होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है, मतलब उसकी जिम्मेदारी होता है कि विधायिका को वो जवाब दे। देश का प्रमुख इनमें से कोई भी हो सकता है, राजा या राष्ट्रपति। अब आता है अर्ध अध्यक्षात्मक। राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। अर्ध अध्यक्षात्मक में होता है राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री भी सरकार का, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है। प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिमंडल विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, अध्यक्षात्मक। ठीक है, राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है, वही सरकार का भी प्रमुख होता है। ठीक है, अध्यक्षात्मक जो कार्यपालिका होती है उसमें राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और वही सरकार का भी प्रमुख होता है। तीसरा है राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। इसमें क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है। वह विधायिका के प्रति जवाबदेह नहीं होता, मतलब वो विधायिका को जवाबदेह हो भी सकता है, वो मतलब जवाब दे भी सकता है या नहीं भी दे सकता है, उसकी मर्जी पर निर्भर करता है। प्रश्न 5वां, भारत में राष्ट्रपति की विशेष अधिकार का वर्णन कीजिए। भारत में जो राष्ट्रपति के विशेष अधिकार होते हैं उसका वर्णन कीजिए। संवैधानिक रूप से राष्ट्रपति
को सभी महत्वपूर्ण मुद्दों और मंत्रिमंडल की कार्यवाही के बारे में सूचना प्राप्त करने का अधिकार है। क्या मतलब जितना ही मंत्रिमंडल है उसने जो काम किया है सबकी सूचना प्राप्त करने का अधिकार है कि तुमने क्या काम किया क्या नहीं किया, उसकी सारी सूचना राष्ट्रपति को देनी पड़ती है। प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह राष्ट्रपति द्वारा मांगी गई सभी सूचनाएं उसे दें। अगर राष्ट्रपति कोई सूचना मांगता है तो प्रधानमंत्री को सारी सूचना देनी चाहिए। राष्ट्रपति प्रायः प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को पत्र लिखता है और देश की समस्याओं पर अपने विचार व्यक्त करता है। भारत में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार निम्न प्रकार के हैं। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह को लौटा सकता है। अगर कोई सलाह उन्होंने कानून बनाया तो राष्ट्रपति उनके कानून को सलाह के लिए दोबारा लौटा सकता है और उसे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है कि तुम इस पर दोबारा विचार करके मेरे पास ये कानून भेजो। ऐसा करने में राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग करता है। जब राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि सलाह में कुछ गलती है या कानून रूप से कुछ कमियां हैं या फैसला देश के हित में नहीं है तो वह मंत्रिपरिषद से अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए कह सकता है। दूसरा है राष्ट्रपति के पास वीटो शक्ति, ठीक है, निषेध अधिकार होते हैं जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों धन विधेयकों को छोड़कर, मतलब जो रुपया पैसे से संबंधित जो विधायक है जो कानून है उसको छोड़ करके पर उस स्वीकृति देने में विलंब कर सकता है, मतलब देरी कर सकता है। यह स्वीकृति देने से मना कर सकता है या फिर स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है अगर वह सही नीतियाँ नहीं हैं तो। तीसरा कार्य देखते हैं। तीसरे प्रकार के विशेष अधिकार राजनीतिक परिस्थितियों के कारण पैदा होता है। औपचारिक रूप से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। राष्ट्रपति क्या करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। सामान्यतः अपनी संसदीय व्यवस्था में लोकसभा के बहुमत दल का नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है, इसलिए उसकी नियुक्ति में राष्ट्रपति के विशेष अधिकार का कोई प्रश्न नहीं है। प्रश्न छठा, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव। भारत में उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार से होता है तथा इनको किस प्रकार इनके पद से हटाया जा सकता है? तो जो उपराष्ट्रपति है कैसे इनका चुनाव होता है और इनको कैसे इनके पद से हटाया जा सकता है। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है। उनको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुना जाता है। केवल इतना अंतर है कि उसके निर्वाचन मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। उसमें क्या होते हैं? उसके निर्वाचन में विधान मंडल के राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या फिर अन्य किसी कारण से यह पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। ठीक है, राष्ट्रपति को या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। प्रश्न 7वां, भारत में उपराष्ट्रपति का कार्यवाहक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? ठीक है, भारत में उपराष्ट्रपति एक कार्यवाहक के रूप में किस प्रकार कार्य करता है? उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग द्वारा हटाए जाने या फिर अन्य किसी कारण से यह पद रिक्त होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। राष्ट्रपति के जितने काम होता है फिर उपराष्ट्रपति करने लगता है। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता, तब तक वो काम करेगा। उसके बाद वह जो राष्ट्रपति बनेगा वो काम करेगा। उदाहरण के लिए फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जस्ती जब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया।
प्रश्न 8वां, यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के क्या कार्य हैं? इसके उत्तर को देखते हैं। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है जिसका मुख्य कार्य अखिल भारतीय स्तर, केंद्रीय स्तर की सेवाओं के लिए पदों की सेवा शर्त तय करना, परीक्षाओं का संचालन करना, साक्षात्कार करना, विभिन्न पदों के लिए उम्मीदवारों की सिफारिशें करना। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न 9वां, निम्नलिखित शब्दों का पूरा नाम लिखिए। आईएएस और आईपीएस। आईएएस का पूरा नाम होता है भारतीय प्रशासनिक सेवा, आईपीएस का पूरा नाम होता है भारतीय पुलिस सेवा। इन दोनों उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग द्वारा किया जाता है। प्रश्न 10वां, भारत में सिविल सेवा आयोग कितने प्रकार की होती है? भारत में सिविल सेवा आयोग मुख्यतः 3 प्रकार की होता है। अखिल भारतीय सेवा, भारतीय प्रशासनिक सेवा, भारतीय पुलिस सेवा, केंद्रीय सेवा। दूसरे प्रकार की भारतीय विदेश सेवा, भारतीय राजस्व सेवा। तीसरी है प्रांतीय सेवा, ये बिक्री कर अधिकारी होते हैं। राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। कैसे? नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार के लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं, पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। यह लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्यतः नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं होती, लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इसमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है तथा ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीतिज्ञों के हाथ का खिलौना बन जाती है। हालांकि संविधान में न भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों का अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचने की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी कभी क्या होता है कि जो राजनीतिक होते हैं, राजनीतिक जैसे नेता लोग हो गए, तो जो हमारी नौकरशाही होती है, नौकरशाही को अपने हाथों पर नचाने लगते हैं। ठीक है, अपनी उंगलियों पर नचाने। जैसे कोई नेता बन गया तो पुलिस को अपने अनुसार उसको काम करने के लिए कहेगा। प्रश्न 12वां, भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका का वर्णन कीजिए। भारत में प्रधानमंत्री की नियुक्ति में राष्ट्रपति की भूमिका निम्न प्रकार से होती है। यदि भारत में किसी राजनीतिक दल को पूर्ण बहुमत नहीं मिला हो तो राष्ट्रपति एक लंबी प्रक्रिया अपनाते हैं तथा किसी गठबंधन के नेता को अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीतिक दलों को दस्तावेज प्रस्तुत करने को कह सकते हैं और पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को भी कह सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे देखते हैं, मार्च 1998 के चुनाव में किसी भी दल या फिर दलीय गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। भाजपा और उनके सहयोगी दलों को कुल 251 सीट मिली, जो बहुमत से करीब 21 सीटें कम थीं। तब राष्ट्रपति नारायण ने एक लंबी प्रक्रिया अपनाई। उन्होंने गठबंधन के नेता अटल बिहारी वाजपेयी से अपने दावे के समर्थन में संबंधित राजनीति दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करने को कहा कि मतलब अपने दलों के दस्तावेज प्रस्तुत करो। इससे भी आगे जाकर राष्ट्रपति ने वाजपेयी को पद ग्रहण करने के मात्र 10 दिनों के भीतर विश्वास मत प्राप्त करने को कहा था। प्रश्न 13वां, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। वीटो पावर या निषेध अधिकार क्या है? राष्ट्रपति के पास वीटो की शक्ति होती है जिससे वह संसद द्वारा पारित विधेयकों, धन विधेयकों को छोड़कर पर स्वीकृति देने से देरी कर सकता है
या फिर स्वीकृति देने से मना भी कर सकता है। संसद द्वारा पारित प्रत्येक विधेयक को कानून बनाने से पूर्व राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिए भेजा जाता है। राष्ट्रपति उसे संसद को लौटा भी सकता है और उस पर साइन भी कर सकता है। अगर जैसे मैं आपको एक उदाहरण से समझाता हूँ, अगर किसी मंत्रिमंडल ने कोई कानून बनाया है, ठीक है, वो कानून बनाने के बाद मंत्रिमंडल में पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है। अगर राष्ट्रपति उस पर साइन कर देता है तो कानून बन जाता है, विधेयक होता है वो, ठीक है, वो कानून बन जाता है। अगर राष्ट्रपति को लगता है कि इसमें कुछ कमी है या फिर देश के लिए सही नहीं है तो उसको दोबारा पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, सिर्फ किसको, वित्तीय, ठीक है, धन विधेयक को छोड़ करके, ठीक है। पैसे वाला होगा तो इसे करना ही पड़ेगा राष्ट्रपति को, और अगर कोई और है तो इसको रख भी सकता है, मना भी कर सकता है और देरी भी कर सकता है इसमें साइन करने में। उसके मन पर डिपेंड करता है कि वो उसको कर सकता है या नहीं कर सकता है। मैं आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आपको समझ में आ गया। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि हमारी वीडियो आपको कैसे लगती है।